जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से हम वादा करते हैं, आपसे प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे आपके बीच अपनी भावनाओं, अपने विचारों को लेकर के आपसे मिलेंगे, आप तक अपनी बातें, अपनी भावनाएं, अपने विचार पहुंचाएंगे। सो वादे के अनुसार फिर एक बार आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर, इस लाइव में स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल के साथ साथ एक YouTube भी है, लोकतंत्र टीवी के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इससे तो जुड़े हुए हैं। तो हमेशा आप तक हमारी पहुंच बनी रहेगी, हमेशा हम आपसे मिलते रहेंगे, हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, हमारी बातें होती रहेंगी, हमारी सोच एक दूसरे के बीच साझा हुआ करेंगी, हम आपस में अपने विचार शेयर किया करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी अपनी भावनाएं, अपने विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार और सबका नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप जुड़ने के साथ, जैसा कि हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे ही जुड़ें लाइव से, वैसे ही तुरंत इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा मेरे दोस्तों कि जब आप किसी कारणवश अपने पेज से नहीं रह पाएंगे, कोई काम आ गया, अगर आप बाहर भी जाते हैं, तो उस समय ये कंटिन्यू रहेगा आपके पेज पर और आपके पेज से दूसरे लोग देखते भी रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे इस अनुरोध को, इस विनती को स्वीकार करेंगे। इसे देखने के साथ साथ अपने पेज पर भी शेयर कर लेंगे। हम नमस्कार हमेशा से और सबका नमन करता हूं। आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो कमेंट करते हैं, हम उसको अपने लाइव में जरूर शेयर करते हैं, जरूर लेते हैं। अपने विचार तो हम रखते ही हैं, साथ साथ आपके विचार, आपकी भावनाएं भी लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आज हम और आगे बढ़ने से पहले जो भी कमेंट्स आए हैं उस पर भी उसको आप तक पहुंचा दें। ममता ओझा व्यास लिख रहे हैं कि जैसी मन में विचारधारा पनपती है वो चेहरा पर स्पष्ट दिखाई देता है। इनका चेहरा भी क्रूर होता जा रहा है। क्या करने वाले हैं नहीं मालूम। ये तो आप भी जब समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कब क्या कर बैठे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसी पर बातें होंगी। एक कश्यप करके हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का टाइटल भी ले रखा है और वो थोड़ी बहुत गंदी भाषा में कुछ लिखा है जिसे मैं पढ़ नहीं सकता और मेरी मजबूरी है, तो उसको कैसे पढ़ूं। लेकिन ये दर्शाता है कि नरेंद्र भाई के कितने अच्छे फॉलोअर हैं, कितने अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये
दर्शाता है। और विचार विमर्श के पेज से किसी ने लिखा है, बकरी की खाला आखिर कब तक खैर मनाएगी। बिल्कुल सही कहा। मोदी जी कब तक इस तरह से लोगों को धोखा देते रहेंगे, कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे, ये तो बहुत ज्यादा दिनों तक चलना नहीं है। एक पंजाबी सॉन्ग से किसी का पेज से किसी ने लिखा है कि स्वामी जी 84 करोड़ लोगों का भी बात करिए, महामारी के बारे में क्या राष्ट्रपति बनने से पहले गुजराती मैनेजमेंट मारना चाहता है। ये बिल्कुल आपने पंजाबी सॉन्ग्स आपने बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त। और इस पर मैं व्याख्या करूंगा, थोड़ा और मर लेने दीजिए लोगों को, क्योंकि वो उनको तो वही चाहिए जो क्या कहते हैं, हमारे गांव में एक बड़ी गांव में मतलब देहातों में एक कहावत है कि गैया कसैये के पतियाला। ये बहुत मतलब एक भोजपुरी भाषा, गांव की भाषा है कि गैया कसैये के पतियाला, यानी गाय जो है वो कसाई का ही भरोसा करती है। तो हमारे देश के लोगों का भी वही हाल है कि गैया कसैये के पतियाला, यानी जो देश की जनता है, हमारे भारत की जनता है, वो उन्हीं का भरोसा करती है जो उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, उनका पतन करना चाहते हैं, उनका सर्वनाश करना चाहते हैं, उन्हीं पर भरोसा करती है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहता, कुछ समय तक के लिए। उसके बाद तो फिर जैसे ही सामने आता है, धीरे धीरे कसाई का चेहरा जब धीरे धीरे सामने आने लगता है, तो कितने देर तक गाय वहां टिकी रहेगी? गाय फिर भागना शुरू करती है, इधर उधर हाथ पैर मारती है, अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। तो ये सिलसिला चल निकलता है शुरू में, लेकिन शुरू में के लिए कहा जाता है कि गैया कसैये के पतियाला। तो ये पंजाबी कहावत है। और कुछ लोग और जुड़े हुए हैं जो सभी नमन और नमस्कार वगैरह कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का नमन और स्वागत है। हम आपके प्रश्नों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप देख रहे हैं तो सजिंदगी से आप अपने प्रश्न भी उठाइए। नरेंद्र मोदी जैसे आज उन्होंने वर्चुअल रैली की, तो वर्चुअल रैली में क्या कहा, इन सब चीजों की हम व्याख्या करेंगे। लेकिन आप भी अपने सवाल उठा सकते हैं, उठाइए, हम उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते ही एक धमाकेदार, मतलब एक बड़ी खतरनाक बात आपको बताना चाहता हूं। खतरनाक बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी खतरे का, इसी हथियार का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी अक्सर वोट बटोरा करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं। और आप जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार हिंदू मुसलमान, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो उसी से जुड़ी हुई बात एक मैं आपको बताऊंगा, जिसको वो अक्सर मतलब मुद्दे पर लेके आते हैं घेर घार करके। तो मैं भी उनके उसी मुद्दे पर छोटा सा एक कमेंट या बात बोलना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पे, या फिर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनका मानना है कि वो तो जिन्ना के पुजारी हैं या जिन्ना के समर्थक हैं या जिन्ना को क्रांतिकारी मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा कह करके वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बने, ध्रुवीकरण हो, इस चक्कर में वो हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन एक बात डंके की चोट पे मैं आज कहना चाहता हूं, बड़े गर्व से, बड़े आराम से ये बात मैं कह सकता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे, इसको फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि लोग इस्तेमाल करेंगे या उनके मन में आएगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास तर्क है। मोहम्मद अली जिन्ना क्रांतिकारी थे और यह सच है।
अगर सरदार पटेल क्रांतिकारी थे, अगर महात्मा गांधी क्रांतिकारी थे, अगर उस समय के लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना के समकक्ष उस समय की आजादी की लड़ाई में जो थे, अगर वो सब क्रांतिकारी थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी क्रांतिकारी थे। ये मेरा कहना है। लेकिन इसके लिए अगर कोई अगर ये मेरी बात काटना चाहे तो उसे मैं एक बहुत एग्जाम्पल सेट करके, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से वो समझ सकता है, अगर उसके पास विवेक है तो। बात क्या है? जैसे 1947 भारत का बंटवारा 1947 के बाद हुआ, और भारत का बंटवारा होगा, इसकी सुगबुगाहट, इसकी शुरुआत, इस पर बात लगभग 1920, 22, 25 के बाद शुरू हुई। 29, 30 इस पीरियड में, मतलब इस समय से 1920 से लेकर 1930 के मध्य में इस बात की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने यह चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों को पता लगने लगा था कि शायद हमें जाना पड़े। उसके बाद तो मेरे दोस्त, भारत के बंटवारे से पहले अगर गांधी जी थे, पटेल थे, नेहरू थे, और बहुत से लोग थे, नरम दल वालों की बात मैं कर रहा हूं, जो नरम दल वाले थे, यानी गांधी जी के साथ आगे बढ़कर लड़ रहे थे, उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे और अहिंसा के बल पे आजादी लेना चाहते थे, वो उनके साथ मिलकर जो लड़ रहे थे, चाहे जो भी थे, सभी क्रांतिकारी थे। ये तो सच है। 1947 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना भारत में आकर क्रांति नहीं किए थे। 1947 से पहले उनका जो भी रोल रहा हो, तो जो पटेल का रोल रहा होगा, जो नेहरू का रोल रहा होगा, जो गांधी जी का रोल रहा होगा, जो और दूसरे नेताओं का रोल रहा होगा, वस्तुतः वही रोल जिन्ना का भी रहा होगा। तो क्या, अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या किसी ने उस समय जिन्ना को आतंकवादी कहा था, देशद्रोही कहा था? उस समय तो क्रांतिकारी ही कह रहे थे, क्रांतिकारी ही थे। ऐसे बहुत से लोग थे जो कराची, लाहौर और इन सब क्षेत्र, ढाका, इन सब क्षेत्रों से क्रांति की लड़ाइयां लड़ रहे थे। हमारे मुस्लिम भाई, सबको लोग क्रांतिकारी ही कह रहे थे। आजादी के 1947 के बाद अगर उनका टाइटल आप बदलना चाहते हैं, उन्हें क्रांतिकारी ना कहकर कुछ और कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं। लेकिन अगर 1947 से पहले या 1947 के थोड़ा और पीछे ले लो, मतलब जब जनसंघ ने, यानी जनसंघ नहीं, आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के संस्थापकों ने जब टू नेशन थियरी का बात करना शुरू कर दिया, भारत के बंटवारे की बात करना शुरू कर दिया, उसके पहले कोई भी ऐसा किसी का भी बोला हुआ शब्द, किसी का लिखा हुआ शब्द, किसी का कहा हुआ शब्द जिसमें यह कहा गया हो कि जिन्ना क्रांतिकारी नहीं, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं या वगैरह वगैरह, कोई कहा है क्या? नहीं ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 1947 से पहले जिन्ना क्रांतिकारी थे और हैं। 1947 के बाद आप जो चाहो उन्हें अपना नाम दे सकते हो। लेकिन अब यह विषय डिबेट का नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता, तो अपने ही कर्मों को, जो गंदे कर्म उसने खुद ही किए हैं,
उसी को उखाड़ उखाड़ कर सामने लाने लगती है और उस विषय में लोगों को मूर्खता का पाठ पढ़ाने लगती है, लोगों को मूर्ख बनाने लगती है और इस तरह की बात करती है। तो दोस्त, सच तो यही है, ये डिबेट खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई मुद्दा है, और कोई अगर इतिहासकार, कोई अर्थशास्त्री, कोई इतिहासकार कोई है, अगर भारत का कोई इतिहास को जानने समझने वाला, अगर वो ये चैलेंज करे कि नहीं 1947 के पहले भी जिन्ना को गद्दार ही कहा जाता था, क्रांतिकारी नहीं कहा जाता था, अगर कहे तो मैं मानता हूं। परिस्थितियां बदली, भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, भारत के लोग पाकिस्तान को बुरा कहने लगे, पाकिस्तान के लोग भारत को बुरा कहने लगे, भारत के लोग पाकिस्तान को बुरा कहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन उस काल में, जिस काल के लिए उन्हें अगर गलत कहा जाए तो गलत है। मैंने कहा कि अगर पटेल क्रांतिकारी थे, अगर गांधी जी क्रांतिकारी थे, अगर और दूसरे उस तत्कालीन नेता क्रांतिकारी थे तो वो भी थे, तब तो भारत एक ही था, तब तो भारत अलग नहीं था, वो भारत में ही थे, वो भारत के ही थे, तो उन्हें क्या कहेंगे? इसको पहले भी एक बार मैंने समझाने की कोशिश की कि इस तरह के घटिया सवालों को, इस तरह की घटिया बातों को हम डिबेट में ना लाएं, हम आपस में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो गंदे लोग हैं, गंदे चरित्र वाले लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो समाज को एक आधार पर बांटकर जहर, नफरत, घृणा, इन सब के आधार पर बांट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो उनके लिए ये सुविधाजनक विषय होता है। लेकिन सवाल यह है कि उनको जवाब देने वाला कोई सटीक नहीं होता, नहीं जवाब देता या दे पाता है या देना नहीं चाहता, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं चैलेंज करूं कि कोई भी कहीं भी एक बार भी किसी भी संदर्भ में अगर जिन्ना के लिए गद्दार शब्द या बुरा शब्द कोई लिखा हो किसी इतिहासकार ने 1947 से पहले, तो बोलो। अब उसके बाद जो लिखना चाहे लिख सकता है, क्योंकि हम अलग हो गए हैं भाई। अरे यार, हम दो भाई हैं, अगर अलग हो जाते हैं तो आपस में ही लड़ने लगते हैं, अपने भाई को ही गलत कहना शुरू कर देते हैं, यह अलग ही विषय है। लेकिन अब वो हमारा अलग होना, हमारे अलग अलग होने को अगर हम इश्यू बना करके इस तरह के नफरती लोगों को, भारतीय जनता पार्टी जैसे नफरती पार्टियों को लाभ पहुंचाते रहेंगे, तो भारत तो पहले भी गुलाम था, अभी भी गुलाम है, आगे भी गुलाम रहेगा, आजाद तो हो ही नहीं सकेगा। अभी भी मानसिक रूप से भारत गुलाम ही है। अगर भारत यह नहीं समझ पा रहा है कि भारत के गुलामी के कारण कौन थे, भारत के गुलामी के लिए जिम्मेदार कौन थे, तो भारत आज भी गुलाम है, मेरा मानना है। और अब दूसरे विषय पर चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। किसी भी आतंकवादी से, आतंकवादी अगर टेक्नोलॉजी, बंदूक, मिसाइल, चाहे आतंकवादियों के पास जो भी हो, वो आम आदमी पर इस्तेमाल करते हैं, यही है ना। थियरी तो यही है कि आतंकवादियों से देश को खतरा होता है, आम आदमी को खतरा होता है। लेकिन जिसके कामों से देश को खतरा हो, आम आदमी को खतरा हो, उसे आप क्या कहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने, अब धीरे धीरे बात सामने आ रही है और यह साबित भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने पेगासस लिया भी और उसका इस्तेमाल भी किया, और उसका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर किया, अपोजिट पार्टी पर किया, विपक्ष पर किया,
और उनसे इत्तेफाक न रखने वाले लोगों पर किया, पत्रकारों पर किया, जजों पर किया, आम आदमी पर किया, हम जैसे लोगों पर किया पेगासस का इस्तेमाल, तो क्या यह देशद्रोह नहीं है भाई? आप किसी की निजता का हनन करके, आप किसी की निजी जिंदगी में घुस करके और उसका इस्तेमाल करके आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए, आपने कर्नाटक की सरकार बनाने के लिए, या और भी बहुत से मसले ऐसे रहे जिन चीजों को हासिल करने के लिए आपने पेगासस का इस्तेमाल किया, यह देशद्रोह होता है। फिर नरेंद्र मोदी देशद्रोही क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी देशद्रोही क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं। उन्होंने देश से द्रोह किया है, आपसे द्रोह किया है, आम जनता से द्रोह किया है, आम जनता से छल किया है, आम जनता को ठगा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं और कहना चाहता हूं। अक्सर आपने टीवी डिबेट्स में और इनमें जो सवालों को उठाते हैं, जैसे एनडीटीवी पे या और दूसरे, अविनाश शर्मा है, अजीत अंजुम, कुछ लोग जो इन बातों को उठाते हैं, साक्षी जोशी, तो इन बातों को जो उठाते हैं, अब उनसे भी मेरा इंडिकेशन है ये बात कि पेगासस का इस्तेमाल उन्होंने सरकारें गिराने, बनाने और अपने तरीके से लोगों को वॉच करने और किया। लेकिन खतरनाक बात क्या है? अगर नरेंद्र मोदी पेगासस का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब तो यह साबित हो चुका है कि 2017 में ही पेगासस उनके पास आ चुका था, ले चुके थे, पैकेज में लिए थे, 150 करोड़ से ज्यादा खर्च करके लिए थे, तो अब मेरा सवाल इससे हटकर है। मेरा प्रश्न यह है कि इतनी आतंकवादी घटनाएं, जब हर चीज को नरेंद्र मोदी वॉच कर रहे थे, तो इतनी आतंकवादी घटनाएं कैसे हुई भारत में? क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मालूम था। पेगासस के जरिए हर आदमी की एक्टिविटी अगर जान रहे थे, अगर हम बाथरूम में जा रहे हैं उन्हें पता था, तो आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए, आरडीएक्स लेकर के बसों को उड़ाने के लिए पुलवामा में पहुंच जाता है, तो उन्हें नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पता था? पेगासस के जरिए तो पता होना चाहिए। सवाल नंबर 1। और अगर पता था तो क्या, जो कि मैं हमेशा से आरोप लगाया हूं, बोलता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ यह संजोग कैसे बना कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने से लेकर अपनी सारी राजनीतिक लड़ाइयां और सारे चुनाव उन्होंने आतंकवादी हमलों के जरिए ही जीता है। ऐसा मैं कह चुका हूं, आपको प्रमाण सहित दे चुका हूं कि उरी हमला कब हुआ, उरी के बाद चुनाव हुआ, जितने भी हमले हुए हैं, पुलवामा से लेकर, पुलवामा के बाद से लेकर, गलवान घाटी से लेकर अब तक, और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस समय पेगासस नहीं था, फिर भी तो जितने भी आतंकवादी हमले, जितने भी दंगे, जितने भी फसाद हुए, वो कैसे हुए? और कम से कम 2017 के बाद। और वो हमले, आतंकवादी हमले, चुनाव के ठीक 6 महीने के अंदर, मतलब 3 से 6 महीने के बीच में ही कैसे हो गए? तो अब तो यह साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर पेगासस के जरिए, उन्हें पता होता था कि कौन कहां कब हमला करेगा, लेकिन जानबूझकर वो अपने हिसाब से उस समय तक हमले को रोकना नहीं चाहते थे, हमले होने देना चाहते थे, डाइवर्ट करते थे, यहां तक कि अब सहयोग भी करते थे और उस हमले को करवाते थे, करते थे, क्योंकि पेगासस के जरिए तो जानते थे। तो ये हमले जितने भी हुए हैं नरेंद्र मोदी की जानकारी में हुए हैं, और जब नरेंद्र मोदी की जानकारी में हुए हैं तभी तो ये हो सका कि सारे हमले, आतंकवादी हमले, चुनाव के 3 से 6 महीने के पहले ही हुए हैं। अगर हम दूसरी घटनाओं को भूल जाएं तो 2017 में नरेंद्र मोदी के पास पेगासस था,
2017 के बाद भी चुनाव हुए हैं जिनका जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा। मैं एक ही जिक्र करूंगा जिससे नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, पुलवामा हमला। हमारे ही 44 जवानों को कैसे आतंकवादियों ने मार दिया और नरेंद्र मोदी को पेगासस के जरिए पता नहीं चला, या पता चला, उनको जरूरत थी कि हमला हो जाए, यह घटना हो जाए। इस घटना का हमें संसदीय चुनाव में इस्तेमाल करना है और संसदीय चुनाव में इसी के नाम पे चुनाव लड़ना है और जीतना है, और यही किया उन्होंने। तो यह तो साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ही वो सारे हमले करवाए। कम से कम पुलवामा हमला तो नरेंद्र मोदी ने ही करवाया अपने आप को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। यह तो साबित हो जाता है, इसको तो साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सामने है साक्ष्य और घटना। और यह घटना उसी दिन जब घटना घटी, उससे 4 साल से मैं यह कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हर काम गलत कर रहे हैं, हर निर्णय उनका उल्टा पड़ रहा है। फाइनली उनको चुनाव फिर से जीतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो वो ऐसी घटना को अंजाम देंगे जिससे नकली राष्ट्रवाद क्रिएट किया जा सके। और उन्होंने ऐसा ही किया। पुलवामा की घटना हुई। पुलवामा की घटना नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी। अब या तो नरेंद्र मोदी के पास पेगासस नहीं था, आतंकवादियों के पास पेगासस था, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, या दूसरे देशों के पास, CIA के पास, या दूसरे KGB के पास, या दूसरे चीन के पास, दूसरे देशों के पास होगा जो हमारा डेटा चुरा रहे हैं, हमारे नॉलेज को देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, उनके पास होगा। और या तो फिर नरेंद्र मोदी के। और अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी के पास पेगासस था, तो यह भी 100% यही क्लियर हो जाता है कि पुलवामा की घटना नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी। और वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनना था, चुनाव जीतना था। इट्स क्लियर। अब कोई शंका की बात करो, इधर उधर की बात करो, बहलाने की बात करो, आरोप की, कुछ नहीं। इट्स क्लियर, सामने है। या तो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं पेगासस, वो बताएं, या तो ये बताएं कि आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया है पेगासस, जबकि आज तक नरेंद्र मोदी ने डिनाई नहीं किया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी डिनाई नहीं किया है, सरकार ने भी डिनाई नहीं किया कि उसने नहीं लिया है। अब तो सामने भी आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी कितने खतरनाक हैं। वो चुनाव जीतने के लिए, जो आदमी चुनाव जीतने के लिए 44 सैनिकों को सीधा RDX से उड़वा सकता है, उड़ने दे सकता है, जबकि अगर यह सच है तो पेगासस के जरिए उन्हें सब मालूम था, तो दे सकता है, उड़ने दे सकता है, यानी मरने दे सकता है अपने इस्तेमाल के लिए, चुनाव में इस्तेमाल के लिए, वोट मांगने के लिए। वो कितना खतरनाक है, वो प्रधानमंत्री है। अगर ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री देश का है तो फिर उस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हम आप क्या बचाएंगे? हम आप तो चिल्लाते रहेंगे, हमको आपको भी उठाकर एक दिन जेल में डाल देंगे, डाल भी चुके हैं। ये आपके IQ लेवल पे है, आपकी समझ के लेवल पे है कि सच क्या है। ये बात तो मैंने पेगासस के बारे में बताई। और ये इतनी खतरनाक बात है, ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ रहा है। संसद में उन्होंने बहस तक नहीं होने दिया, संसद में उन्हें जांच तक भी नहीं जाने दिया। दुनिया के दूसरे देश, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, दुनिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पेगासस पे केस कर रहे हैं या अपने अपने देशों में केस कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं।
इससे भी यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी के पास ने पेगासस लिया और पेगासस का इस्तेमाल अपने ही जनता पर, अपने ही जनता के लोगों पर, अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया और उसका अपने तरीके से इस्तेमाल किया, अपने तरीके से डाइवर्ट किया। और इससे यह भी साबित हो जाता है कि जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं 2017 के बाद, कम से कम तो इतना तो कहा ही जा सकता है, उससे पहले जो हुए उसमें भी उनकी मिलीभगत लगती है, क्योंकि हर आतंकवादी घटना के 3 से 6 महीने के अंदर चुनाव हुए हैं। चुनाव के 3 से 6 महीने के पहले ही क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। यही सवाल पूछता रहा हूं, शुरू से लेकर आज तक पूछता रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अब 2017 के बाद तो यह साबित भी हो चुका है कि कहीं ना कहीं सीधे नरेंद्र मोदी शामिल थे इस आतंकवादी घटना में, और जिसका इस्तेमाल 2019 में किया। आपने भी देखा, हमारे सैनिक मारे गए, उस सैनिकों के नाम पर चुनाव के मैदान में रैली में नरेंद्र मोदी ने उन मृतकों, यानी हमारे मरे हुए सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर बोला कि एक एक वोट जरूर देना। टू डेंजर यार। इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले जब सामने दिखते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, मतलब वो तो दे आर द गॉड, मैं उनको ही पूजा कर सकता हूं और तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको ये बात, ये साधारण सी बातें जो मैं बड़े गांव की भाषा में भी समझाता हूं, बड़े साधारण से तरीके से समझाता हूं, लेकिन अगर किसी को इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मैं उसकी पूजा ही कर सकता हूं। अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए उचित प्रधानमंत्री हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इससे भी खतरनाक कोई नेता पैदा हुआ होगा जो अपने टारगेट्स के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने लिए पूरे देश को खतरे में डालता हो, पूरे देश को आग में झोंक देता हो, पूरे देश को दंगे की आग में झोंकता हो, पूरे देश को युद्ध की आग में झोंकता हो। अगर वो पुलवामा के हमला के बाद स्थिति तो ऐसी बनी कि युद्ध हो जाएगा पाकिस्तान से, आपने भी देखा। जबकि उस समय भी मैं कह रहा था कि ये नरेंद्र मोदी की साजिश है, वो सामने वाली पाकिस्तान से मिले हुए हैं, जानबूझकर ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, इसका कुछ होगा नहीं और कोई युद्ध नहीं होगा। मैं यही कह रहा था, उस समय का मेरा वीडियो उठा के देख लो, वही हुआ। सिर्फ उतना ही हुआ जितना इनको जरूरत थी, यानी इतना ही हंगामा नरेंद्र मोदी को चाहिए था जिससे इनको वोट मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं था। हमारे 44 सैनिकों की हत्या करवा करके नरेंद्र मोदी, एक अभिमन्यु या क्या नाम है, उनको बचा करके लाए, तो ऐसे प्रदर्शित किया जैसे विश्व विजय प्राप्त करके नरेंद्र मोदी लौटे हों, और उनको अब जरूर, उनको ही अब प्रधानमंत्री रखना है, उनको ही वोट देना है, ये पूरे देश में मैसेज दिया गया। कितनी खतरनाक बात थी मेरे दोस्त। इससे भी बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई आतंकवादी भी इतनी बड़ी इस तरह का खेल खेल सकता है भारत के साथ, जो आपका प्रधानमंत्री आपके देश के साथ खेल सकता है। वरना इसका जवाब दें, जवाब तो देना ही नहीं चाहते। चाहे तो जवाब दे सकते हैं मीडिया में आकर के सामने कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन जवाब तो देना ही नहीं है उनको। संसद में बोलने नहीं देंगे सांसद को, देश में कोई पूछेगा उसको उठा करके जेल में डाल देंगे, जवाब नहीं देंगे। अब अगर इससे भी कोई खतरनाक, अगर आतंकवादी से इससे ज्यादा खतरा अगर है तो आप खुद तय कर लीजिए। मैं नहीं समझता कि जितना खतरा देश को नरेंद्र मोदी से है, उतना आतंकवाद क्या दूसरे देश के हमलों से भी नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकती, जितना नरेंद्र मोदी अकेले ही भारत को बर्बाद कर देंगे और बिगाड़ देंगे। सच तो ये है। और दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली की। अब उसमें भी कुछ आप जानते हैं, झूठ के अलावा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। अब वो बोले जो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस पर जाओगे
तो आप कुछ नहीं कर सकते। असल में क्या है क्या कि नरेंद्र मोदी की हालत ऐसी है, आप समझो, जैसे एक आदमी डेली जाकर के एक खेत का कोई हिस्सा है, अब डेली जाकर के वहां वो टट्टी करके आ जाता है। कितनी, अब अगर छोटा हिस्सा है और उसे हिस्से पर टट्टी करता रहेगा, टट्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको स्वच्छता अभियान में नरेंद्र मोदी बाथरूम बनवा के दे रहे थे, उसकी बात कर रहा हूं। तो टट्टी करके अपने खेतों में आ जाता है, तो जगह जगह कर देता है। नरेंद्र मोदी की हालत आज ऐसी है। नरेंद्र मोदी अपने ही मतलब गिराए हुए गंदगी से बचकर चलने की कोशिश करते, जब वो बोलने लगते हैं तो हंसी के सिवा कुछ नहीं आ सकता। एक समझदार आदमी जो उनकी बातों को समझता है वो सिर्फ हंस सकता है। कम से कम मैं तो हंसता हूं, हंसने के अलावा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो हंसी के अलावा कुछ नहीं आता, उन पर गुस्सा भी नहीं आता, उन पर नाराजगी भी नहीं होती, बस हंसी आती है। एक आदमी अपने ही गिराए हुए मटेरियल यानी रोज जा करके रखा है, उसी से बच करके चल रहा है। इसका अर्थ मैं अपने अब एलिब्रेट करके बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने जितना झूठ बोलना था उतना तो बोल दिया। अब उस झूठ से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को गलियां ढूंढनी पड़ती है, मतलब सकरे ऐसे करके परेशान हो जाते हैं बेचारे। जब बोलते हैं तो उनको देखिए, उनकी दुविधा को, किस चीज का इस्तेमाल करें, किसको छोड़ें, किसको बोलें, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं ना। उस झूठ को कवर अप कैसे करें यार, उस झूठ पर पर्दा डालते हुए आगे बढ़ना है उनको। अब वो झूठ को टच नहीं करना है। जैसे बताता हूं, जैसे आपको एग्जांपल दूं, नरेंद्र मोदी ने बड़े दावे से कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब वर्चुअल रैली में कह रहे हैं लोगों को घर बना के दिया, सहारनपुर वालों को दिया। सहारनपुर तो शायद स्मार्ट सिटी में भी था, के नाम में भी था। तो अगर मान लीजिए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे तो 10-20 तो उत्तर प्रदेश का भी रहा होगा। अब उस 10-20 स्मार्ट सिटी का नाम उनके पास है नहीं, ना तो उन्होंने किया, ना तो बनाया, ना तो वो झूठ बोल गए। अब झूठ बोल गए तो अब ये कहने की कोशिश करते हैं, देखिए उसको घर बना के दिया, उसको घर बना के, पता नहीं कितनों का घर उजाड़ दिया। ये तो बताते नहीं, उसको बना के दिया, उसको बना के दिया। कहने के अंदर, कहने के लिए मैंने कहा ना कि अपने ही झूठ बोले, अपने ही गिराए हुए गंदगी से बच कर चलने की कोशिश करते हैं। वही बात है। अब नरेंद्र मोदी से कोई पूछे, अगर सामने से बैठा हुआ पूछे, सर स्मार्ट सिटी कहां है? घर तो आपने दिया होगा, वो होगा, जिसको दिया होगा उसके पास होगा, वो तो उसको पता होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी तो पूरी दुनिया जानती ही है। तो स्मार्ट सिटी के लिए वादा किया था, वो स्मार्ट सिटी कहां है? थोड़ा एक आध बता दीजिए, मैं भी जाके देख के आ जाऊं। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? अब उससे बचते हैं कि कोई स्मार्ट सिटी वाली बात ना आ जाए। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात, नरेंद्र मोदी सोचते हैं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसमें स्मार्ट सिटी का नाम हो। स्मार्ट सिटी तो उन्होंने नहीं बनाया। बनाया क्या? बनाया अडानी अंबानी को, और क्या बनाया? अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ा दी। इसके अलावा तो स्मार्ट सिटी तो कहां है, आप पूछ लीजिए। गरीबों को घर दिया। अब कितने गरीबों को घर दिया, किसको दिया? मैं भी गांव में जाता हूं, घूम के आ जाता हूं, पूछ के आ जाता हूं, पता ही नहीं चलता। वैसे गांव में गया था, मैं गांव में भी ढूंढ रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के दिया या किसी का घर बन गया, ऐसा ढूंढने की कोशिश किया, मुझे नहीं मिला। मैंने बड़ा प्रयास किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, बनारस का। उनके संसदीय क्षेत्र में जा करके ढूंढ रहा था कि नरेंद्र मोदी ने किसी को घर बना के भी दिया है। नहीं। अब 5-7 साल इनकी सरकार से पहले कुछ घर बना करके लोगों को दिया गया था, जो क्या होते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी उनको क्या कहेंगे, जो शेड्यूल्ड मतलब ट्राइबल होते हैं, जहां हमारे गांव में अगर कहते हैं तो उनको मुशहर कहते हैं।
तो उनको कुछ घर बना करके पिछली सरकारों ने दिया था। मैंने देखा कि वहां रंग रोगन करवा रहे हैं। डीएम साहब का आदेश आया, एसपी डीएम इन सब लोगों का आदेश आया कि जल्दी जल्दी रंग रोगन करो, हम उद्घाटन करेंगे, योगी जी आने वाले हैं। मैं तो यही देखा, और उसका रंग रोगन करके 2 दिन के अंदर रंग रोगन करके ये करके सड़क, मैंने भाई मैं सुबह उस रास्ते से गया उस गांव में, मैं भी निरीक्षण कर, उसके फुटेज मेरे पास है, तो निरीक्षण करने मतलब देखने मैं भी चला गया तो वहां पहुंचना मुश्किल था। दूसरे दिन गया तो पक्का रोड है, जब गया तो वो खंडहर था, जब दूसरे तीसरे दिन गया तो वहां चूना ऊना मार करके सब एकदम फिट। जमीन, यहां तक कि जमीन प्लास्टर नहीं हुआ था तो गोबर से पोतवा दिया, गोबर ऊपर से पोत करके एकदम साफ सुथरा चूना ऊना मार करके, और वो पिछले कार्यकाल में बना हुआ था। सिर्फ उसका रंग रोगन करके ये दिखाना था, फोटो भेजना था योगी आदित्यनाथ जी को, कर दिया। ऐसे तो काम हुए हैं। तो ये है गरीबों का घर जो नरेंद्र मोदी ने दिया है। पहले के बने हुए घरों को रंग वंग करके, और डीएम ने फोटो देकर खींच करके भेज दिया, डीएम एसडीएम जो भी है वहां के लोग फोटो खींच कर भेज दिए और बोले देखिए मैंने तो दे दिया। अब आते हैं एक एक करके उज्ज्वला गैस की बात। मेरे भाई, उज्ज्वला गैस जो एक बार लिया दोबारा भरवाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। कहने के लिए तो मुफ्त में दे दिया गया उज्ज्वला गैस, किसको दिया गया है? अरे उज्ज्वला गैस दे दी, उज्ज्वला चूल्हा दे दिया गया, उसके लिए पैसे वसूले गए। उज्ज्वला चूल्हा देने के लिए पैसे वसूले गए, गैस का दाम इतना बढ़ा दिया और सब्सिडी खत्म कर दी कि फिर वो जीवन में कभी ले ही नहीं सके। अब गैस, गांव में गैस का चूल्हा जो उज्ज्वला में बटा है, दिया गया है, चूल्हा और उसका सिलेंडर, वो एक शो पीस बन करके सभी के घरों में रखा हुआ है, जो उसको इस्तेमाल, अब जो मजबूरन पहले से इस्तेमाल करते थे उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी दया आई थी, इनको आंखों में आंसू, अपनी मां की याद आ गई इनको कि मेरी मां चूल्हे जलाती थी, दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी, तो वहां भी कहने का मतलब कितना इमोशनल क्रिएशन था नरेंद्र मोदी का, फिल्मों की तरह। तो अब उसको एक बार के बाद दोबारा कोई उज्ज्वला चूल्हा नहीं लिया। ये आप अगर गांव में रहते हो तो जाकर देख लो, चेक कर लो। और उसके बदले, और वो कैसे किया, वो भी जो चूल्हा करवाया दिया, वो भी पैसा लेके दिया, फिर भी उसके नाम पे पूरे देश की सब्सिडी खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने। अब किसी को सब्सिडी नहीं मिलती, जिसको थोड़ा बहुत मिलता था वो भी बंद कर दी, किसी को नहीं मिलती। क्या 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 ट्रिक्स है उज्ज्वला। अब समझो, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा देश बेचना चाहते हैं, गरीबी में घर देने के नाम पे पूरा देश लूट लिया, उज्ज्वला गैस के नाम पे सारा सब्सिडी खत्म कर दी। मतलब कहने का मतलब मोदी इज अ ग्रेट। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा ही इज अ ग्रेट, ही इज अ यूनिवर्स। मतलब दुनिया में, यूनिवर्स में कोई इतना धांसू नेता हो ही नहीं सकता। उदाहरण बताता हूं, आप भी चौंक जाओगे। शिक्षा में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा धमाका कर दिया। क्या किया जानते हैं आप? अभी आज कह रहे थे कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी, ये बना दी, वो पता नहीं, मैं तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो बात अलग है। शिक्षा में सब बेचारे बच्चे घर बैठे हैं, शिक्षा का हंसना हो गया है, जो व्यवस्था थी शिक्षा में वो भी बेच रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश में सारे प्राइमरी स्कूल्स को बेचे जाने की योजना वगैरह, शिक्षा की तो ऐसी तैसी कर दी। बनाया क्या? यही मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कहते क्या है और करते क्या है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। नरेंद्र मोदी ने किया क्या? किया, जियो यूनिवर्सिटी बना दी, 1000 करोड़ उसको दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, या अपने आगे आप भी पूछिए कि भाई जियो यूनिवर्सिटी इस समय कहां, जिसको 1000 करोड़ रुपया दिया था नरेंद्र मोदी ने, अब तक वो तो बिना बने ही दे दिया, उसको इनाम भी दे, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी भी साबित कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इतना ब्लंडर करने का दम होना चाहिए। ये ब्लंडर तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते। हवा में महल बना देना,
हवा में महल बनाकर उसको विश्व का 8वां आश्चर्य भी साबित कर देना, यह नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम और आप जैसे लोग कहां कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, तो आज पूछो कि भाई जियो, चलो छोड़ दो, आपने अडानी को 1000 करोड़ रुपया देना था, दे दिए, कोई बात नहीं, अंबानी को। लेकिन यह बता दो कि जियो यूनिवर्सिटी है कहां? अब कम से कम कुछ नहीं तो जियो यूनिवर्सिटी तो तैयार हो जानी चाहिए थी, वो आपकी थी, यानी आपके पार्टनर की थी, वो कहां है? वो भी तो नहीं तैयार हुई। जो आदमी जियो यूनिवर्सिटी, जिसके नाम पे पैसा भी दे दिया, उसको इनाम भी दे दिया, क्या क्या सुनने को मिला, अगर वही नहीं बन सका तो दूसरा क्या हाल, दूसरे यूनिवर्सिटीज, दूसरे कॉलेज, स्कूल्स का क्या हाल होगा आप खुद ही जान सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। और मैं सबको बोल चुका हूं भाई, आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। नरेंद्र मोदी खुद ही बेरोजगार हैं, वो आपको क्या रोजगार देंगे, कहां से लाके देंगे आप बताओ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता शौचालय को बड़े धूमधाम से, लेकिन किसी भी गांव, अगर एक बात बताऊं मैं, जैसे गांव में अगर जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए लग गई आपको ये, तो कहीं भी जगह जगह आपको स्वच्छता अभियान के तहत नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ आपको एक मिल जाएगा कि वो बना हुआ है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्त, जाकर के उसमें पेशाब करके दिखाओ। नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते उसमें। कितना बड़ा मजाक किया है यार इस देश का। स्वच्छता के नाम पे अरबों रुपया खा गए, और मिला क्या कि मतलब एक छोटा सा 8x8 भी नहीं है यार, वो तो क्या है, वो 2x2 का एक छोटा सा ऐसे बना हुआ, दीवार का बना हुआ एक, और उसमें कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये काम, इतने खतरनाक काम, इतने ब्लंडर काम, और नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के तहत सबको वो शौचालय दे दिया। अब सबसे पहले तो ये पूछे भाई, लोग वैसे ही भूखे मर रहे हैं, शौचालय में करेंगे क्या जाके? और शौचालय भी नहीं, मतलब वो भी नहीं है। भाई मैं भी गांव में ही रहता हूं, मैं भी नरेंद्र मोदी का वोटर था, घूम के आया हूं, मैं अपने गांव में ही, आज भी मैं जिस गांव का हूं, मैं इस गांव का गवाह हूं, उसके फुटेज भी मेरे पास है। मैं जारी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद शर्म आती है। मेरे गांव की औरतें आज भी लोटा लेकर जाती हैं। सभी नहीं, जिनके पास अपना सरबल है वो अपना बनवा लिया है, अपने घर में बनवा लिया है। लेकिन अब तब भी बहुत सी औरतों को मैंने देखा, वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, नहीं है उनके पास। तो क्या हुआ, मैंने पता किया तो क्या हुआ, तो बोले इनको नहीं मिला, उनको मिल गया, उनको नहीं मिला, तो उनको मिल गया तो क्या हुआ, बोले वही बना हुआ है, उसमें तो कोई जाता ही नहीं, वो कोई जाने लायक है ही नहीं। इस तरह की कहानियां। घर घर बिजली पहुंचने की बात, इसको मैंने बहुत इशू बनाया था। घर घर बिजली पहुंचने की बात मेरे दोस्त, मैं एड़ी चोटी जोर लगा के हार गया। लेकिन एक ट्रांसफार्मर, मतलब एक फीडर नहीं बदलवा पाया। बिजली की तो ऐसी की तैसी यार। यह है नरेंद्र मोदी का विकास, और वो भी प्राइवेटाइजेशन के कारण। अब वहां वो पता नहीं बिरला वाले ने काम करके चला गया तो बोलता है वो बिरला वाले का है, ये सरकार का नहीं है। सरकार के पास कंप्लेन करो तो बोलता नहीं वो खड़ा करके गया है, वो आएगा तो करेगा। ऐसे बहुत सी कहानियां, मैं क्या बताऊं। कहने का मतलब इतने ब्लंडर, झूठ मोदी जी के अलावा तो कोई नहीं बोल सकता। आगे किसानों की, अब आगे चलते हैं कुछ और बातें। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चलो उसको छोड़ दो, दोबारा जब प्रधानमंत्री बने तब तो बोले कि 2022 तक तो हम दोगुनी करके ही छोड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी कैसे ब्लंडर काम करते हैं ये देखिए, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा,
और किया क्या? किसान बिल लेके आ गए, किसान के पास खेती नहीं रहेगा। किसान दोगुनी आय करने की बात कैसे मन पूछेगा, मांगेगा कैसे, कहेगा कैसे? उसकी जमीन ही छीन लो, समस्या ही खत्म। उसके लिए किसान बिल लेके आ गए नरेंद्र मोदी। मतलब उनको आय दोगुनी करने की बात किए थे और व्यवस्था ये लेके आएगी कि जमीन ही छीन लो। भाई तेरे पास 10 बीघा जमीन है, अभी तू पूछ रहा है 5 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन, जो जमीन है बोलता है हमारी आय दुगनी नहीं, हमको खाद नहीं मिलती, हमको बीज नहीं मिलता, हमको ये परेशानी है, हमारा दाम सही दाम से नहीं मिलता, हम खाने बगैर मर रहे हैं, वगैरह वगैरह, हम किसानी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी करता क्यों भाई? जमीनें दे दे, अडानी अंबानी को दे दे, हमारे दोस्तों को दे दे, काहे को खेती कर रहा है? उसके लिए बिल लेके आ गए। इसके लिए हजारों बार बोल चुका हूं, हजारों वीडियो हैं हमारे कि नरेंद्र मोदी कैसे, और अभी भी लागू कर दिए भाई। अभी तो भ्रम है किसानों को कि उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, वो तो लागू कर रहे हैं। उसके बारे में भी बताया था कभी, और इसमें अगर शामिल करेंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करके आए थे और किसानों की जमीन ही हड़पने का प्लान बना लिया है ना, मास्टर प्लान। भारत में आज तक कोई ऐसा नेता हुआ था बताओ? हो ही नहीं सकता यार। नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, मुझे भी, मैं भी अच्छा लगता है मुझे कहने मोदी मोदी मोदी। क्यों अच्छा लगता है? गुस्सा है। भारत के लोग ऐसे ही हैं, उनको ऐसे ही नेता चाहिए। मैं सच बताने वाले को तो खुद ही डंडा लेके दौड़ा लेते हैं। अभी एक आदमी बेचारा, मुझे पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी गंदी गंदी गाली दे रहा था, मोदी का भक्त था। चलो, किसान बिल मतलब किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहकर के किसान बिल लेके आ गए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम्हारे पास खेती नहीं रहेगा तो कहां से कहोगे कि हमें दोगुना दाम आपने करके नहीं दिया? इसको मुद्दा कैसे बनाओगे? महंगाई की बात करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाई कितना नारा लगाया यार, पक गया दिमाग। अब बताओ, अगर कोई मिले तो उसको कूटने का मन नहीं करेगा? बहुत हुए महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। न जाने कितने दिन रात 4 साल ये पोस्टर शेयर करते करते दिमाग फट गया था, सड़ गया था। वो कनवा के साथ मिलकर के, रंदुआ के साथ। महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहां है आप देख लो। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार हो गया। पेट्रोल डीजल का 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाएगा, आप हड़ताल करोगे, आप आवाज उठाओगे कि 2 रुपया क्यों बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने रोज 10 पैसा बढ़ाने का प्लान बना लिया, रोज बदलेगा। अब आप ढूंढते रहो, कब रोज जाकर के बैठोगे। आज बढ़ गया 10 पैसा। अभी साल भर में पिछली सरकारें साल 2 साल में, साल 6 महीने में एक बार 2 रुपया बढ़ा देती थी। उसके कारण, उसके विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो जनखे हैं, क्या बोलते हैं, चड्डी पहनकर घूमते हैं, ये बैठते थे वो लेकर के क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल का डब्बा लेकर, नहीं तो बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करते थे। कितना 4-6 महीने में, साल में 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता था। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी रोज 10 पैसा बढ़ाएंगे। अब गिनो, महीने में कितना हो गया? 3 रुपया। सब मास्टर, ही इज हैविंग अ ब्रेन। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि मैं गुजराती हूं, मेरे व्यापार मेरे खून में है। दिस रियली नरेंद्र मोदी जी, मैं भी वंस अपॉन इन टाइम, मैं भी एक आपका मंदिर बनवाकर पूजा तो जरूर करूंगा। आप पूजनीय हो। क्या स्ट्रोक है, क्या मास्टर स्ट्रोक है। इसी को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। नरेंद्र मोदी 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाकर 5 रुपया कम कर देंगे तो बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक है। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है।
किसान बिल ला करके एक साल तक किसानों को वहां बैठा दिए, क्या बोलते हैं, दिल्ली के बाहर बैठा दिए। 700 किसान बेचारे मर गए। अब बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं भाई, किसान तो हमारे हैं, अपने हैं। जिनको श्रद्धांजलि तक संसद में नहीं देने दी, उसके लिए आज अपनी वर्चुअल रैली में कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान। अरे नरेंद्र मोदी, 1857 की लड़ाई में गुजरातियों ने कितना योगदान दिया था, यह भी तो बताओ। तब तो आप बराबरी की बात करोगे कि भाई हमारे साथ हैं। तुम्हारे साथ कहां है? तुम तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तुम ये भी बताओ तुम्हारे साथ खड़ा कैसे? 1857 में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तुम कहां थे या तुम्हारे पूर्वज कहां थे उस समय? ये तो बता दो। तुम्हारे पूर्वज तो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, दलाली करते थे, तो तुम हमारे साथ कैसे शामिल हो रहे हो? कैसे ये कह रहे हो कि 1857 की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था? तुमने क्या दिया था? तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया था? ये तो बताओ। 1857 में कहां थे तुम्हारे पूर्वज? किसके साथ खड़े थे? अंग्रेजों के। और लाए ही थे अंग्रेजों को तुम लोग देश लूटने के लिए, लुटवाने के लिए। सिर्फ अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों से जितने भी भारत में आए हैं सबको तुम ही लाए हो। तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे ही पूर्वजों ने लाए। पढ़ लो इतिहास, खोल लो, निकाल लो, बता दो। जोड़ने के लिए 600 साल की रिश्तेदारी अब तुम्हारे अमित शाह जोड़ने चले जाते हैं। उनसे भी पूछा, अरे भाई अमित भाई, 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कहां थी? चलो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, 650 साल की रिश्तेदारी, अंग्रेजों से लड़ाई, मुगलों से लड़, तुम कहां थे? अरे छोड़ दो यार। नरेंद्र मोदी 7 साल से तुम प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे प्रधानमंत्री काल में कोई एक गुजराती शहीद हुआ है जिसका, अगर शहीद होता तो शायद आप उसके लिए पता नहीं क्या लगा देते, मतलब बॉर्डर से लेकर वहां तक माला फूल बिछा देते। शहीद ही नहीं होता कोई, जाता ही नहीं कोई, लड़ता ही नहीं कोई। ये भी बताया करो ना। 1857 में उनको तो बता रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या थे? हम 1857 में लड़े थे। 1857 की ठीक है, हम तो लड़े थे, पूरा देश लड़ा था। तो तुम कितना लड़े थे? तुम्हारे पूर्वज कितने लड़े थे? ये भी बताओ देश को। उनको याद दिला रहे हो तो तुमको कहां याद करें उसमें? 1857 में हम मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चलिए अभी टाइटल तब भी वही था, मतलब 1857 में भी सब मोदी, शाह, पारेख, मेहता थे। कितने थे मोदी, शाह, पारेख, मेहता शहीद हुए? और किस मोदी, शाह, पारेख, मेहता पे आप गर्व करते हो? बताओ ना, देश को यह भी बता दो। चलिए, तो मेरा पुराना विषय है, बहुत बार इसको उठाता हूं, कोई इसका जवाब नहीं देता। मोदी जी के बारे में मैं कहता हूं कि मोदी जी आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री, उनकी भाषा सुन लो, आप उनको बोलते हुए सुन लो, वो कभी भी आपको भारत के प्रधानमंत्री नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई गुजरात का मुख्यमंत्री बोल रहा है। नहीं है तो ध्यान से उनकी बातें सुनो, समझ में आ जाएगा, या उनके कामों को देख लो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में देश की एकजुटता का, धरती के लोगों ने देश की एकजुटता का संदेश दिया था। 1857 की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। आपने लिया था क्या? नरेंद्र मोदी, आपने लिया था क्या? मोदी ने लिया था क्या? चौकसी ने लिया था क्या? नीरव ने लिया था क्या? मेहता ने, पारेख ने लिया था क्या? लिया है तो बताओ देश को। चलिए, यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती को ऐसे कह करके आपने तो संबोधित कर दिया, गुजरात को क्या करके संबोधित करोगे? गुजरात की वो धरती है जिसने, जहां से सारे फाइनेंशियल माफिया आते हैं, फाइनेंशियल माफिया
वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बैंक के लुटेरे, बैंक के चोर सब गुजरात से आते हैं। गर्व से कहो ना, उत्तर प्रदेश में जाके कहते हो माफिया है, माफियाओं ने कितना नुकसान कर दिया होगा। मैं बोलता हूं माफिया को कुछ भी कर लो, माफिया कितना नुकसान कर सकते, कितने लोगों के मारोगे, कितने घरों पर कब्जा करोगे। मेरे भाई 85% देश के पूरे संसाधनों पर आपके मोदी, मेहता, पारेख और अडानी अंबानी का कब्जा है। आपकी भूख, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, सारे चीजों के लिए, सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। और इसीलिए आपको पढ़ाते हैं पाठ हिंदू और मुसलमान का, जिन्ना और पाकिस्तान का। पढ़ते रहो, लड़ते रहो। आप इनकी चोरी पकड़ ना लो, इसके लिए दूसरे के पीछे ये चोर चोर करके भागते रहे। माफिया कौन है उत्तर प्रदेश में? कौन माफिया है? कोई नहीं है, कोई डॉन नहीं है। अगर कोई डॉन है इस देश में तो अडानी है, अंबानी है, मेहुल है, चौकसी है, मोदी है, पारेख है, मेहता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था यार। पूरा देश हिल गया था, पूरी देश की इकोनॉमी हिल गई थी। वो माफिया है या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, या पता नहीं कौन सा भैया, कौन सा डंगू, विकास दुबे माफिया था? माफिया कौन है? आगे, कमल के फूल और रोटी की एकता। आज उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रहे। मैं कहता हूं ना कि जब आदमी दुनिया भर का झूठ बोल डालता है और सब एकदम से गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, तो बचने के लिए वो उल्टा पलटा बोलने लगता है। आज भी वो उल्टा पलटा बोल रहे थे कमल का फूल और रोटी का बड़ा रिश्ता है। भाई कमल का फूल और रोटी कहां से रिश्ता हो गया? ये कौन सी रिश्तेदारी नहीं? आपको कहें कि भाई कमल का फूल और रोटी की रिश्तेदारी है, आप सोचोगे भाई क्या ये नरेंद्र मोदी ने क्या कह दिया? कमल का फूल और रोटी का कहा? वो कहते हैं ना, हमारा एक भाई था, वो गया बाजार से मूली, खूब सफेद सफेद मोटी मोटी मूली लेके आया। तो बोला भैया आज बहुत बढ़िया सब्जी लेके आए हैं। बोला क्या लाया है यार? बोलता है मूली लेके आया, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी। कैसी? अरे क्या बात करते हो भैया, मोटी मोटी ऐसी हवाई जहाज की तरह मूली लेके आया। उसका एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, नरेंद्र मोदी जब बोले कि फूल और रोटी का रिश्ता, कमल का फूल और रोटी का रिश्ता, दोनों कहां मिलता है यार? कमल का फूल कीचड़ में, रोटी रसोई में, दोनों का रिश्ता कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी ऐसे ही, मतलब ये कहा ना कि आदमी जब विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसे उटपुटांग बात करता है, उसके बाद का कोई अर्थ ही नहीं रहता, मजे लो बस। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये आज उन्होंने कहा वही बातें कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा 5 बरस पहले जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया था तो वादा किया था। वादा क्या क्या किए थे ये तो बताओ। वादा किया था किसानों को दोगुनी आय दे दोगे, वादा किया था कि गन्ने का भुगतान करवा दोगे, वादा किया था, कुछ भी नहीं किया। वादा किया था, बस इतना ही कह के रह गए। वो जो पूरा किया, किसने किया? क्या किया? मजाक कहने का मतलब झूठ। नरेंद्र मोदी, वैसे तो मैं नहीं जानता कि कब से झूठ बोलते हैं। मैं भी मतलब मैं व्यक्तिगत मोदी का दुश्मनी, मतलब मोदी से मेरी कोई खुंदक नहीं है। मैंने तो कहा यार, मैंने 4 साल दिए नरेंद्र मोदी के लिए। अब यह भी मत समझना कि वो 4 साल की कीमत वसूलता हूं, मैं उनके पीछे पड़ा हूं, उनकी बुराई करता हूं। करते ही ऐसा काम है। अभी 4 साल उनके लिए दिया और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने उसके दूसरे दिन से विरोध कर रहा हूं। अब सोचो दूसरे दिन ही ऐसी कौन सी घटना हो गई?
मुझे कौन सा उनसे क्या कहते हैं कि मंत्री का पद चाहिए था, मैं कौन सा सांसद था, विधायक था या चुनाव लड़ता, मैं तो सन्यासी हूं। मैं तब भी डिक्लेयर कर रखा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, सन्यास मतलब नहीं, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं रहा, पहले से ही डिक्लेयर्ड है। मेरा क्या क्या कर लिए। दूसरे दिन ही उन्होंने देश को ठग दिया, धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई दे ही नहीं सकता जितना बड़ा धोखा दे दिया। दूसरे दिन ही उन्होंने डिक्लेयर किया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात करके। वो कनवा है ना रामदेवुआ, अगर वो बोले, सच बोले बाहर निकलकर तो बोल सकता है। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति की घोषित करने की बात करके आया था ये नरेंद्र मोदी, और दूसरे दिन ही एसआईटी गठन किया, जो कभी मतलब नहीं बताना है। पैसे आना है लेकिन भाजपा के खाते में आना है। अभी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि भाजपा की संपत्ति, भारतीय जनता, दूसरा छोड़ दो उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी की अकेले की संपत्ति इन 7 सालों में 400-500 गुना बढ़ गई। कमा सकते हो इतना? है हिम्मत आप में? है हिम्मत दुनिया के किसी उद्योगपति में, किसी बिजनेसमैन में, किसी किसान में, किसी मजदूर, किसी में है हिम्मत? 400-500 गुना। अरे भैया, जानते हो दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है इस समय। सारी ब्लैक मनी नहीं, मतलब उस एक पार्ट ऑफ ब्लैक मनी भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और इसीलिए काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, क्योंकि अंडरग्राउंड लाना था। कुछ रामदेव को देना था, कुछ ये क्या बोलते हैं, वो कनवा रामदेव को देना था, कुछ इसको देना था यार, वो झुटलहवा है, क्या नाम है उसका, कर्नाटक का, श्री रविशंकर को देना था, कुछ ऐसे और भी भगवाधारी जो दलाल थे उनको देना था, आरएसएस को देना था। तो अंडरग्राउंड करके ला करके इनको बांट दिया, वो भी चुप हो गए। मोहन भागवत जो चुनाव से पहले बोलते थे, उनसे बुलवा के देखो, जीएसटी देश के लिए खतरनाक है, बुलवा के देखो, महंगाई देश को बर्बाद कर देगी, बुलवा के देखो, बोलते थे मोहन भागवत। बोलो, बोल के दिखाएं। मोदी ठोक देगा ले जाकर के अंदर कहीं जेल में, पता नहीं चलेगा। और रामदेव को बोलो ना कि काले धन का नाम लेके दिखाए। वो कांग्रेस थी जो छोड़ दिया, लेडीज का वस्त्र पहन करके। अब कांग्रेस ने सोचा अब इस पर क्या लाठी चलाएं, इसको क्या मारें, जो औरत का भेष पकड़ लिया उसको मारें क्या। मोदी तब भी नहीं छोड़ेगा, औरत का भेष तो छोड़ दो, अगर वो अपना जेनेटिक चेंज करा के औरत बन जाएगा तो भी मोदी ठोक देगा, गोली मार देगा। बोल के दिखाए मोदी के खिलाफ, रामदेव हिम्मत है तो। वो सचमुच का औरत बन जाएगा तो भी ठोक देगा नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का जमाना नहीं है कि ले जाकर के पहुंचा के आएंगे उधर, क्या बोलते हैं, हरिद्वार तक, एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे। बोल के दिखाओ, है हिम्मत तो। नहीं बोलेगा कनवा, कैसे बोलेगा? हिस्सेदारी ले ली, काला धन जो आया विदेशों से उसको, उसमें हिस्सा ले लिया, चुप हो गया। पांच साल पहले उत्तर प्रदेश का पसवाजू, वहीं से मांग रहे थे वोट ना, तो 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल रहा था। नरेंद्र मोदी 5 साल पहले, यानी आप प्रधानमंत्री थे 5 साल पहले, यानी पेगासस आपके हाथ में था 5 साल पहले, यानी दंगा आपने करवाया था। अब तो मानना ही पड़ेगा आपको, अगर पेगासस आपके हाथ में था तो दंगा हुआ कैसे, और हुआ तो आपकी जानकारी में था। इसका मतलब आपने दंगा करवाया, क्योंकि इसका मतलब आपको उसको चुनाव में भुनाना था। दंगे की बात तो करते हो, लेकिन दंगा करवाया किसने? उस प्रधानमंत्री ने जो पेगासस जासूसी स्पाईवेयर से लैस है। अब इस देश की जनता को समझाओ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों, तुम्हें अगर अक्ल है तो समझ लो, तब इसके पास पेगासस स्पाईवेयर था, तुमसे दंगा करवाने वाला यही था जो आज बोल रहा है कि दंगे में चल रहा था उत्तर प्रदेश, मैंने बचा लिया। अरे बाप रे, मजाक में करने की भी हद होती है यार।
मजाक भी लोग करते हैं, थोड़ा संभाल संभाल के करना चाहिए, उसमें क्या, इतना मजाक भी नहीं करना चाहिए। दंगे की आग में जल रहा था, दंगे की आग में जलाया ही तुमने था। अब तो साबित भी हो गया, पेगासस स्पाईवेयर तुम्हारे पास था, हर आदमी की एक्टिविटी, हर आतंकवादियों की, हर दंगाइयों की एक्टिविटी तुम्हारे हाथ में थी, तुम्हारे नोटिस में थी, तुमने नहीं रोका। इसका मतलब तुम चाहते थे कि दंगा हो जाए और उसका फायदा तुम्हें चुनाव में मिले। दंगा तुमने करवाया, इट्स प्रूव्ड। द कोर्ट इज एजेंट। क्या, कौन सी बात, कौन सा प्रूफ दे सकते हैं नरेंद्र मोदी की नहीं, आप जो कह रहे हो गलत है, बोलो। आप तो जांच भी नहीं होने दे रहे हो। विरोधी लोगों का पलायन, अच्छा पलायन का उन्होंने मुद्दा उठाया। पलायन की बात पर मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूं, एकदम से सॉलिड बात, जवाब देने लायक। कैराना से या वहां से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग पलायन का दंश झेला था। पलायन कितने पलायन हुए थे? 6.5 लाख से ऊपर भारतीय देश छोड़कर चले गए। यह कौन सा पलायन है? और आपके राज्य में, राम राज्य में, विश्वगुरु भारत से 6 लाख से ज्यादा देश छोड़कर चले गए। पलायन, जवाब दो, कौन है वो, क्यों चले गए? आपसे डर के गए? खैर जाने दो, मैं जानता हूं जितने भी पलायन किए उसमें 90% गुजराती हैं और वो भेजे गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए, मुझे पता है। अब बताओ, उनका लिस्ट जारी कर दो, कौन गए हैं पलायन करके। पलायन गए नहीं है, पलायन आपने करवाया है। जांच करवा लो, जांच तो आप करवाओगे नहीं, आरोप लगाना जानते हो। तो पलायन, उत्तर प्रदेश का पलायन छोड़ दो यार, पूरे भारत का ही पलायन हो रहा है, उसका तो जवाब दो। 6 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़कर चले गए, उसका जवाब दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पलायन हुआ उसके बाद में पता चल जाएगा। पलायन की बात करते हो। कहते हैं मैं भी सालों तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। वो योगी जी पर कुछ कहना चाहते होंगे, वैसे योगी जी से नाराज ही लग रहे हैं मुझे मोदी जी। तो कहते हैं कि मैं भी सालों तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिली थी गुजरात में दंगा करवाने से, 59 के कार सेवकों को मरवाने से, उसके बहाने दंगा करवाने से, और उसके 3-4 महीने बाद चुनाव हुआ था, इसीलिए आप जीत गए। कोई और कारण बता दे, आज भी सेफोलॉजिस्ट जो भी जानते हो, जो समझते हो राजनीति को, कोई भी बता दे कि उस समय आप जीत सकते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, आप मुख्यमंत्री बनते फिर से, अगर दंगा नहीं हुआ होता। कमाल है यार, वहां दंगा हुआ, दोषी मुसलमान आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दंगा करेंगे, आपने करवाया। आप मुख्यमंत्री थे, तो बात सच है। वैसे भी आज भी आप मुख्यमंत्री हो, गुजरात के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे आप कहते हो, आज भी आप मुख्यमंत्री हो एक प्रदेश के, उसी प्रदेश के, गुजरात के ही। उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाए, मुख्यमंत्री काल से आप बाहर ही नहीं निकल पाए हो नरेंद्र मोदी जी। आप कभी ये सोच ही नहीं पाते कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, क्योंकि आपको कभी अडानी अंबानी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोगों का मतलब मैं हमेशा ही कुछ ज्यादा ही बोलता हूं, आप लोगों का बहुत समझ लिया, लेकिन अब मैं आपकी बात, यानी आप जो लिखे हो उस पर मैं आपसे आपके मुद्दों को, आपकी बातों को मैं सामने रखूंगा। आपने क्या क्या कहा है धड़ाधड़ देख लें मेरे दोस्त, क्या आपने लिखा है, क्या सवाल किया है, क्या सवाल खड़े किए हैं। और मेरी गुजारिश जो हमेशा रहती है मेरे दोस्तों, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि जो मैं बोलता हूं अकाट्य है, उसको झूठ कोई साबित नहीं कर सकता, यह गारंटी मैं आपको देता हूं। कुछ लोगों ने, अच्छा
अखंड भारत के भाई ने लिखा है, पूंजीवाद किसी का कोई सगा नहीं होता, इसका कोई समाज नहीं होता, हर कोई मोहरा है, बाकी बाकी समझ के बाहर है। लाभ सिर्फ गुजराती कॉरपोरेट उद्योगपति से जुड़े समाज और विदेशी पतियों का है। आपने इस पूरी बात लिख दी, मैं लिखूं क्या? मैं अब इसका जवाब दे रहा। आपने बिल्कुल सही लिखा है मेरे भाई। पूंजीवाद सिर्फ देश के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दंश है, और उस पूंजीवाद का ही शिकार पूरी दुनिया है। भारत सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया पूंजीवाद का शिकार है। और भारत का पूंजीवाद सिमट कर मात्र कुछ चोर गुजरातियों तक रह गया है। सभी गुजरातियों की बात नहीं कर रहा, कुछ चोर गुजरातियों तक रह गया है, जिनका इंटरनल कॉन्सेप्ट, इंटरनल कनेक्शन हमारे नरेंद्र भाई से है। लेन देन, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तुम ये काम करोगे, इट्स कंडीशनल, मतलब तुम क्या क्या करोगे हम तय करेंगे, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही। बाकी और लोगों ने एब्सोल्युटली राइट और इस तरह के लिखे हैं। एडवोकेट अखिलेश मिश्रा लिखते हैं, यह सरकार हत्यारी है। अखिलेश मिश्रा जी लिखते हैं, यह सरकार हत्यारी है, यह सरकार हत्यारी है। नौजवानों के सपनों की हत्या, किसान की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, देश के जवानों की हत्या, फेक एनकाउंटर, संविधान की हत्या, मजदूरों की हत्या, ये तो हत्यारे हैं। इन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। यू आर 100% राइट अखिलेश भाई। आपने जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य लिखा है, अकाट। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इट्स एब्सोल्युटली राइट। आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि हत्यारों की सरकार है। बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इस विषय पर हम कल बात करेंगे, कल कुछ और मुद्दों के साथ। बेरोजगारी के कारण और निवारण और समस्या किसके कारण, कैसे, इस बात पर हम कल आपसे, हमारी मुलाकात कल आपसे होगी। 10 बजे फिर आपसे मिलेंगे और आप तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त, तो इसे अपने अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगले 10 दिन तक, मतलब 10 तारीख को वोटिंग है, अगले 10 दिन तक यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना प्रखर ढंग से अपने देश को बचाने के लिए काम कर पाएंगे। आप भूल जाइए, पढ़ाई भूल जाइए, लिखाई भूल जाइए, खेती भूल जाइए, जो भी आप काम करते हैं 10 दिन के लिए रोक दीजिए और 10 दिन सिर्फ देश बचाने का काम कीजिए। सही बातें लोगों तक पहुंचाइए और जो भी बोले, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो भी सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाइए। कीबोर्ड क्रांतिकारी बन जाइए आप। 10 दिन तक आप सबको अपने घरों से, समस्याओं से अलग होकर के कीबोर्ड क्रांतिकारी बनकर के इस देश को बचाने का काम करना चाहिए। यह मेरा आह्वान है, बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।